आदाब। भारत का शुमार उन ममालिक में होता है जहां मवेशियों की तादाद सबसे ज़्यादा मौजूद है। 515 मिलियन का लाइव स्टॉक सेक्टर मुल्क की मईशत को तरक्की देने और उसको इस्तेहकाम बख्शने में अहम किरदार अदा करता है। अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों की आमदनी और उनकी समाजी और इक़्तिसादी हैसियत को सहारा देने में भी एनिमल हस्बेंड्री का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर इंसान की तहज़ीब की तारीख़ पर भी नज़र डालें तो वहाँ भी हमें इंसानों का जानवरों से रिश्ता नज़र आता है। जी हाँ, इंसानी बिरादरी के इब्तिदाई दिनों में यानी हज़ारों साल पहले भी इंसानों ने जानवरों को अपना साथी बनाया था और ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन जानवरों पर इंसान के जुल्म की दास्तान भी कोई छोटी नहीं है। एक मुहज़्ज़ब इंसान से ये उम्मीद की जाती है वो कि किसी भी जानवर पर जुल्म ना करे और इसके लिए कई कानून बनाए गए। आज हम बात करेंगे उनकी जिनका इस ज़मीन पर उतना ही हक़ है जितना इंसान का, और आज उन कवानीन पर गुफ्तगू करेंगे जिनके ज़रिए जानवरों पर जुल्म और ज़्यादती को गैर कानूनी करार दिया गया है। आज की इस पेशकश में इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट सौरभ अरोड़ा साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट आनंद अवस्थी जी। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं सौरभ अरोड़ा जी से ये जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं जानवरों पर जुल्म और ज़्यादती की, तो इसकी रोकथाम के लिए इस सफ़र का आगाज़ हमारे मुल्क में कहाँ से होता है? वो कौन से कवानीन थे जिनके ज़रिए ये कोशिश की गई कि इस तरह की जुल्म और ज़्यादती करने वालों को कानून के दायरे में लाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जुर्माना लगाया जाए? जी, एनिमल प्रोटेक्शन तो काफ़ी टाइम से हमारे देश में 1960 में वैसे इसकी पहचान मिली थी जब से एक्ट आया है। अदरवाइज़ आज़ादी से पहले भी काफ़ी इनके ऊपर जुल्म होते आया है, बट उसको ज़्यादातर हमें नज़रअंदाज किया। 1960 में इस एक्ट के आने के बाद जब से लेजिस्लेशन में ये एक्ट आया तब से हमने इसके ऊपर ज़ोर पकड़ा है, और आज के टाइम में भी इसमें और इम्प्रूवमेंट और चेंज लाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में भी इम्प्रूवमेंट की देखा जाए तो ज़रूरत है। आनंद जी से जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं इन तमाम कवानीन की जो इससे संबंधित हैं, उनकी अहमियत, उनकी इम्पॉर्टेंस आज के समय में कितनी ज़्यादा हो जाती है, और वो कौन कौन से कानून हैं हमारे देश में जिनके ज़रिए जानवरों पर होने वाले जुल्म को गैर कानूनी करार दिया जाता है? अगर हम शुरुआत से देखे जाए तो हमारी शुरुआत 1860 में जब आईपीसी इंडियन पीनल कोड आया था, तो उसमें दो दंड दिए गए थे, 428 और 429, जिसमें इन दोनों में क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स में एक सज़ा दी गई थी। हालांकि वो जो सज़ा है 2 साल और 5 साल, उसको आज जो है बीएनएस नए कानूनों के अकॉर्डिंग हमने 5 साल कर दिया गया है, जो कि सेक्शन 325 है आज हमारा। अब रही बात एनिमल क्रूअल्टी एक्ट की प्रोटेक्शन ऑफ 1960, जैसे कि सौरभ अरोड़ा जी ने बताया, उसमें एक हमारा कानून है जहाँ पे क्रूअल्टी को डिफ़ाइन करा गया। उसके बाद एक हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जिसमें उसमें प्रोटेक्शन फॉर द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, उसमें इसमें हम लेकर आए, उस कानून को लेकर आए। ये सारे प्रावधान, ये सारे एक्ट्स इस तरीके से डेवलप करे गए जिसमें हमने क्रूअल्टी को समझाया, क्रूअल्टी बताया कि क्रूअल्टी क्या हो सकती है, और उसी के अनुसार हमने उन एक्ट्स को, उन धाराओं को हमने अपने कानून में लेकर आए। इनफैक्ट हमारा जो भारत का संविधान है वो भी इन कानूनों के बारे में जिक्र करता है। जब कानून नहीं थे 1950 में जब हमारा संविधान आया, वहाँ से भी आर्टिकल 48A और फिर बाद में 51G जो कि इंक्लूड करा गया, तो वो भी एक हमारा संविधान में ये सारी की सारी इकट्ठी जो हमारे प्रावधान आए वो सब इंक्लूड करके हमारा आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आज एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जाए। क्रूअल्टी क्या है? जैसे आपने कहा कि इसके अंदर बताया गया कि क्रूअल्टी क्या है, इसको डिफाइन किया गया है, कहीं बताया गया है कि जुल्म किसको माना जाएगा? जी, जुल्म जो है एक सेक्शन 11 है हमारा ऑफ 1960 एक्ट, उसमें क्रूअल्टी को डिफाइन करा गया है। क्रूअल्टी कैसी कैसी प्रकार की होती है, उसमें नंबर ऑफ प्रोविजंस हैं, जैसे बीटिंग, मेमिंग, टॉर्चरिंग। अब अगर आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं, किसी एनिमल को लेबर यूज़ करते हैं एज अ लेबर, उसमें वो भी एक क्रूअल्टी है। अगर आप
उसको दंड देते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, वो भी क्रूअल्टी है। आप उससे अपना काम कराते हैं, वो भी क्रूअल्टी है। तो क्रूअल्टी कई प्रकार की हो सकती है। क्रूअल्टी के ही बिल्कुल जी, cruelty- इसको कानून में भी इसी तरीके से डिफाइन किया गया है जिस तरीके से आनंद जी बता रहे हैं। क्रुएल्टी वैसे कोई डिफाइन नहीं है, क्योंकि क्रुएल्टी का एरिया बहुत वास्ट है, लेकिन जब से टाइम बीता है और हमने देखा है कि एनिमल्स पे भी अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद स्टेट ने भी आगे आके एक लेजिस्लेशन पास किया है और एक एक्ट बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स एक्ट बनाया 1976 में। उन्होंने अपना अलग बनाया, उसमें अलग उसमें दायरे दिए गए जिससे उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो क्रुएल्टी का एक्चुअली है इतना वास्ट, बट ये ज़रूर है टाइम से हमें समझ आ रहा है कि आज के टाइम में क्रुएल्टी काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स पे हो रही है। आज के टाइम में क्रूअल्टी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं सज़ा की या हम बात करते हैं इस तरह के मामले सामने आने के बाद एक्शन की, तो आनंद जी किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है? क्या कहीं कोई किसी जानवर के साथ क्रूअल्टी होता हुआ देखता है तो वो थाने में जाकर के खुद कंप्लेंट करा सकता है, या उसके लिए फिर किसी उस जानवर के मालिक को या उसकी देखभाल करने वाले की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता 2023 में 325 एक प्रावधान है, जिसमें अगर कोई भी क्रूअल्टी होती है किसी एनिमल के खिलाफ, तो आप सीधा पुलिस में आप कार्रवाई कर सकते हैं। हमारा 112 हेल्पलाइन नंबर हमेशा जारी है। उसमें 5 साल की सज़ा का भी प्रावधान है, उसमें फ़ाइन का भी प्रावधान है, वो तो है ही। हालांकि एक हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी है, उसमें भी आप जाके सूचित कर सकते हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड हमारा 1960 एक्ट जो है एनिमल प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रूअल्टी एक्ट, उसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है बनाया गया था, स्थापित करा गया। उसमें भी आप जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेटा इंडिया है जो आज के समय पे कई बड़े एनिमल्स क्रूअल्टी के खिलाफ कई बड़े काम कर रही है, वहाँ पे है। इनफैक्ट दिल्ली सरकार की कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जारी हैं। तो किसी भी अगर ऐसी कोई भी चीज़ें और क्रूअल्टी आप देखते हैं समाज में कि एनिमल्स के खिलाफ हो रही हैं, तो वहाँ पे हमारे पास स्पष्ट रूप से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं 2-4, जहाँ पे आप सीधा जाके कार्रवाई करवा सकते हैं। उन हेल्पलाइन नंबर को भी आपसे जानना चाहेंगे ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उन हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए जान सकें कि मुश्किल हालात में किस तरह से आप हेल्प के लिए उन नंबर्स को डायल कर सकते हैं। लेकिन जहां आपने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बात की, आखिर ये बोर्ड क्या कर सकता है, इसके अधिकार में क्या कुछ आता है और किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है इसकी जानिब से? सर, एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है हमारा 1960 में जो इस्टेब्लिश करा गया, उसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड की जो गाइडलाइंस हैं कि वो कितना कर सकता है, उसका पावर्स क्या है। तो एक तो दे हैव टू मेक लॉ इन्फोर्स किस तरीके से होगा, और एनिमल वेलफेयर बोर्ड हमारा जो है ये भी बताता है कि एनिमल्स के अगेंस्ट जो गाइडलाइंस होंगी, एजुकेशन किस तरीके से दी जाएगी। अगर आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड में जाके क्रूअल्टी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करते हैं तो वो उस किस तरीके से उस को डील करा जाएगा, वो भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड बताता है। तो हमारा एक प्रोविज़न है 1960 एक्ट में ही, सेक्शन अब मैं यहाँ अभी याद नहीं आ रहा है जी। तो हालांकि उस सेक्शन पर सौरभ जी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि इसी बात पर आगे अपना ओपिनियन ज़रूर दें वो, कि जब हम इस तरह की क्रूअल्टी की बात करते हैं, क्या हमारी अदालतों ने भी इस मामले में कुछ सख्त रुख इख्तियार किया है जब इस तरह के मामले जाते हैं तो? जी सर, बिल्कुल अदालतें इस बात को अच्छे से देखा है। इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर्स गए हैं। अभी हालांकि एक सौरभ गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर था हाई कोर्ट दिल्ली का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल के ऊपर इशू था जिसमें एक्सपर्ट वेटनरी सर्टिफिकेट नहीं था जब उन कैटल्स को ट्रांसपोर्ट किया गया। तो ये जब मुद्दा सामने आया तो उन्होंने कहा एक्सपर्ट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उनके ऊपर प्रॉपर पेनल्टी लगाई गई। तो यानी जो ये ट्रांसफर होता है, अगर हम देखते हैं कैटल्स का इधर उधर का लेके जाना, कि प्रॉपर अगर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही उसको इधर उधर ले जाया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था प्रावधान, अब इंडिया में ऐसा प्रावधान है कि आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जैसे कि अब जैसे 289 है आईपीसी में जी, उसमें भी ये है कि नेग्लिजेंट एक्ट करे कोई एनिमल जी, तो उसका जो ऑनर होगा उसके लिए लाइबल है। इसके लिए 6 मंथ्स की पनिशमेंट भी है, और वो हम टाइम टू टाइम ने देखा है कि कोर्ट ने ऐसा उनको लाइबिलिटी लगाई भी है। पहले जुर्माना बहुत कम लगाया जाता था, आज के दौर में जुर्माना कहाँ तक
किसी पर लगाया जा सकता है, कि उसकी क्या कोई लिमिट कानून में सेट की गई? जी, अभी एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, जस्टिस बोबड़े के सामने गया था, सुप्रीम कोर्ट जज साहब के सामने। तो उन्होंने यही बताया था कि जो इनका 500 250 रुपीज़ जो है, इनको बढ़ा के हमें एटलीस्ट 50,000 तक करना चाहिए। अब जो प्रपोजल है पार्लियामेंट के पास 50,000 से लेके 1 लाख तक का है, बट अभी वो उस पर फोर्स में नहीं आया, बट इस पर चर्चा चल रही है। जी, क्या आनंद जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या अभी और जुर्माने को बढ़ाया जाना ज़रूरी है ताकि इस कानून को मज़ीद सख्त किया जाए? बिल्कुल बढ़ाना ज़रूरी है। हमारे कानून में अभी तक अगर जैसे कि सर ने बताया कि 289 का जो प्रोविज़न है उसमें 6 महीने की सज़ा है सर, वही प्रोविज़न अब चेंज होकर 291 BNS हो गया है, जिसमें आज भी 6 महीने की ही सज़ा है जी। तो हालांकि अगर कोई भी अगर ये रिकमेंडेशन आया है कमेटी से, इसको देखते हुए बिल्कुल नज़रअंदाज ना करते हुए इसमें फ़ाइन और सज़ा बढ़ाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है आज भी। यानी फ़ाइन भी बढ़ाई जाए और फ़ाइन को भी बढ़ाया जाए और सज़ा को भी बढ़ाया जाना जो है वो ज़रूरी है। अभी तक जो कानून है उसके तहत भी लोग कहीं कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस मौसम में कहीं कोई कपड़े पहनाने की कोशिश करता है स्ट्रे डॉग्स को, कहीं उनको खाना देने की कोशिश की जा रही होती है, और ये एक अच्छा इंसान की ज़रूरत भी होती है कि वो जानवरों का भी ख्याल रखे। लेकिन क्या स्ट्रे डॉग्स को फीड कराना, क्या उनको सर्दी के मुताबिक कपड़े पहना देना, दे देना, कहीं ये तो क्रुअल्टी में या जुल्म में नहीं आता? आप दोनों से मेरा ये सवाल है, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं इसको भी जान सकें और समझ सकें। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तो बहुत अच्छी तो पुण्य का काम है, और लोग कुछ सोसाइटीज़, कुछ वेलफेयर रेजिडेंट सोसाइटीज़ है, वो ये काम कर भी ली है। और एक हमारे इंडिया में केरला स्टेट है एक ऐसा, उसने श्री जगन्नाथ कमेटी बनाई है जी, जिसके हिसाब से अगर कोई डॉग के ऊपर कोई अत्याचार होगा या वो कोई उसको कुछ करेगा तो उसके ऊपर कंपनसेशन रखा गया है। अच्छा। अभी सिर्फ एक ही कमेटी फोर्स में है जो इसको चल रही है, जो फोर्स में है और जो उसके जो प्रिंसिपल्स को लागू कर रही है। अभी बाकी कमेटी का प्रपोजल चल रहा है। तो किसी को कुछ अगर आपने फीड कराना हो तो उसमें कोई मनाही नहीं है, उल्टा अच्छी बात है। वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो सामने आते हैं बहुत सारे इस तरह के मामलात के, कहीं हम दूध ज़्यादा दिलवाने के लिए जो दुधारू जानवर होते हैं, कहीं हम इंजेक्शन का हमने देखा है इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो दी जा रही हैं। क्या इसको भी जुर्म के दायरे में रखा गया है? आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर, इनको भी जुर्म के दायरे में आते हैं, और अगर एनिमल क्रूअल्टी किसी भी तरीके से इनके ऊपर हो रही है, अगर किसी भी तरीके के अननेचुरल चीज़ें जैसे कि इंजेक्शंस देना, उसके बाद उसमें से ज़्यादा दूध अगर उनसे जनरेट करा जा सके, या फिर और ये किसी भी एनिमल्स से, अगर चाहे गोट हो चाहे काउज हो, और ये बिल्कुल हमारी क्रूअल्टी के दायरे में आती हैं। और इनफैक्ट हमारा जो जैसे बताया आर्टिकल 48A जो इस चीज़ को भी कंट्रोल करता है कि हमारा जो ब्रीडिंग जो है वो किस तरीके से करी जाए, उस चीज़ पे भी वो कंट्रोल करता है। और इसी तरीके से 1960 एक्ट में भी हमारे जो प्रावधान हैं वो भी दिए गए हैं, जो ब्रीडिंग से रिलेटेड और अननेचुरल चीज़ें जो एनिमल्स के ऊपर यूज़ होती हैं उसको भी हमने क्रूअल्टी के दायरे में रखा गया है। जी, ये इसी सवाल पर सौरभ अरोड़ा जी से भी उनका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि ये जब हम बात करते हैं, ये एक इंडस्ट्रियल क्रूअल्टी होती है जहाँ पर हम एक दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। आप देखा जाए तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर भी शायद इस तरह का आपने कहीं मामला देखा हो। किस तरह से एक्शन लिए जाते हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है ऐसे मामला? जी, जैसे आप सेक्शन 29 जो हमारा एक्ट है एनिमल क्रूअल्टी का, उसमें साफ दिया गया अगर आप कहीं देखिए कि किसी एनिमल पे अत्याचार हो रहा है तो सरकार उस एनिमल को जब्त कर लेती है जी। उस पर 2017 में अमेंडमेंट ये आया था कि अगर आपके ऊपर एलिगेशन भी है, इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ एलिगेशन ऑन यू, तभी आप एक्शन में लेंगे। उसका डिसाइड करने से बाद में उसको वो कोर्ट में जाएगा, पता लगेगा क्या हुआ, उससे पहले ही आप एक्शन ले लो और उसका जो ऑनर है, उसका एनिमल है, उसको जब्त कर लो, उसके हाथ से बाहर कर लो, ताकि उसके ऊपर वो क्रूअल्टी ना कर सके। ये तो सेक्शन जी 29 के लागू होने से कई जगह पे ये परमिसिबल भी हो रहा है और इसको अच्छे लागू इससे काम भी किया जा रहा है। बहुत खूब। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी भी बिरादरी हैं जिनको हम सपेरे के नाम से जानते हैं, जिनको मदारी के नाम से जानते हैं, क्या उन पर भी ये कानून लागू होता है? क्योंकि देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी का, उनकी कमाई का दारोमदार सब जानवरों पर होता है, तो क्या इस कानून में उनको भी कहीं किसी तरीके से वाज़ेह किया गया है कि मेंशन किया गया है? सौरभ जी, कानून तो ज़रूर लागू होता है बट एक्चुअल प्रैक्टिस में हो नहीं पाता, क्योंकि हर को अपना लाइवलीहुड देखना है, उसने अपने हिसाब से करना है। बट एज़ पर लॉ वो बिल्कुल लागू होता है। बट आजकल जो लोग
जानवरों को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो ज़रूर गलत है, पर ये प्रैक्टिस आजकल की जा रही है। ये प्रैक्टिस आजकल की जा रही है। आनंद जी, इसी पर मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या कहीं कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है या कुछ हमने मैदान इस तरीके से छोड़े हैं कि जहाँ हमारी ज़रूरत है वहाँ हमने कहीं एक इस तरीके का दायरा बनाया हो कानून के अंदर, इजाज़त जहाँ मिल गई हो? एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करना एनिमल्स को क्रुएल्टी के एम्बिट में आता है, दायरे में आता है आज भी। हाँ, अगर हमें उन एनिमल्स को हमें यूज़ करना है किसी एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, सो देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको वो प्रॉपर कमिटीज़ हैं जिसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। सेक्शन हम जो कि हमारे 1960 एक्ट में ही है, उसी में इंक्लूडेड है। और वहाँ पे अगर आप उन एनिमल्स को रजिस्टर कराते हैं तभी उन एनिमल्स को आगे यूज़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई हमारे यहाँ पे प्रोविजंस नहीं है। हमारा अगर हम एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए जाएं, कौन से हो सकते हैं? इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स हम बोलते हैं, और आज भी मदारियों का देश ये माना जाता है। तो कहा जाता था, पर अब माना नहीं जाता, क्योंकि अब हम रिसर्च में बहुत आगे जा चुके हैं। और मैं रिसर्च के ताल्लुक से आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ हम रिसर्च की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं, रिसर्च में अक्सर जानवरों पर रिसर्च की जाती है। क्या उसको भी इस कानून के अंदर कहीं वाज़ेह तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि रिसर्च में कहाँ कुछ इजाज़त होगी और किस लिमिट तक जानवरों का इस्तेमाल रिसर्च में किया जा सकता है? जी बिल्कुल सर, ऐसा है, एक्ट में दिया भी गया है कि रिसर्च के लिए इनके दायरे अलग है, उसके लिए वो सारी बात है, रजिस्ट्रेशन परमिशन ज़रूर है। बट जो जानवर एक तरह से जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद ही परमिसिबल है, वो भी इनका जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है सारे प्रिंसिपल्स को, उसको लागू करने के बाद ही आप उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। जी आनंद जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि हमारी रिसर्च के ताल्लुक से क्या हमने उसके अंदर बाकायदा प्रावधान दे करके कहीं कोई जुल्म का रास्ता छोड़ दिया है, या देश की तरक्की के लिए, रिसर्च के मैदान के लिए कहीं हमने कुछ एक लाइन खींची है जिससे आगे नहीं जा सकते लेकिन रिसर्च के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सेक्शन 12 है हमारा, जो कि इस कानून से रिलेटेड बात करता है। साइंटिफिक रिसर्च किस तरीके से हो सकती है, लार्ज एनिमल्स पे हो सकती है, स्मॉल एनिमल्स पे हो सकती है, नहीं हो सकती है, किस दायरे में हो सकती है, वो सारी कानून की दायरे आज भी रिसर्च के लिए सीमित हैं। अगर हम चाहें हमें उसको हम ना हम ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाँ, वो क्रूएल्टी ही एक है। अगर हम आज भी किसी एनिमल के ऊपर कोशिश करते हैं रिसर्च की, और अगर हम उनको डिस्ट्रक्शन फर्दर वो किस प्रोसेस में होगा, अगर वो गलत चला गया रिसर्च, उन एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करा जाएगा तो उसका क्या प्रोसेस है, ये भी आज हमारे कानून में दिया गया है। और इसको भी देखते हुए रिसर्च को हमने सीमित करा है। रिसर्च को सीमित कर दिया है हमने, रिसर्च की भी बात की, देश की तरक्की की भी बात की, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के अंदर आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उसके अंदर जानवरों का इस्तेमाल होता है। हद से ज़्यादा सामान लाद दिया जाता है उन जानवरों के जो साथ गाड़ी जुड़ी हुई होती है। क्या इसको भी हम जुल्म की कैटेगरी में रख सकते हैं? क्योंकि कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा असहनीय होता है उनके लिए वो सामान को लेकर के जाना, लेकिन आज भी हम उन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून क्या कहता है? जी सौरभ जी। बिल्कुल सर, ये आपने ठीक कहा कि आज भी गाँव में देखा जाए तो बुले कार्ड और ये सब बहुत यूज़ हो रहा है। घोड़ों का और गाँव का बड़ा मिसयूज़ किया जाता है, उनको इतना ज़्यादा सामान लाद के उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और तो आज के टाइम में कम ज़रूर हुआ है, बट अब भी हमारे देश में ये चीज़ चली आ रही है और ये नोटिस में नहीं आया ज़रूर, जिनके नोटिस में एक्शन जरूर लिया गया है। हर जगह एमसी को भी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है सरकार की तरफ से कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है हर सिटीज़ में, कि अगर इनके ऊपर एक्सेसिव लोड अगर किसी जानवर के ऊपर दिया जाता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और क्या कुछ इस कानून के तहत किया जा सकता है, क्या कुछ पाबंदियां होंगी, कितनी सज़ा होगी, और भी कई सारे सवाल जो आज के इस मौजू से जुड़े हुए हैं उन पर बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वक्फे के बाद स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। आज हम बात कर रहे हैं जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की और उन कवानीन की जिनके तहत उन पर जुल्म और ज़्यादती को गैर कानूनी करार दिया गया है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में अब स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब।
Good afternoon, everyone. This is Sheikh Ambia, student from Jamia Hamdard University. My question to you is, how can individuals advocate for stronger animal cruelty laws in India? And especially, how can we students contribute to the same? बहुत अच्छा सवाल है आनंद जी। आपसे ही जानना चाहूँगा कि वकील और एक स्टूडेंट, बल्कि देखा जाए तो पूरी ही इंसानी बिरादरी क्या कुछ कर सकती है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? In regards to the students, one student should actively engage in societies like NGOs. There are certain organizations, in fact, related to the government sectors also. You can initiate yourself and promote against animal cruelties. Since you guys are well educated people and you have been getting training how to be morally right, so one should go directly to the societies, directly to such organizations where you can educate yourself, where you can practically show yourself how to be self-aware, how to aware others in regards to the animal cruelties. And you can even this is in regards to the students. और रही बात organizations की, organizations and our governments should promote educations more and more how to morally right, against the animal cruelties, how to be self-aware, how to engage how to promote against animal cruelties. हम लीफलेट से के द्वारा कर सकते हैं, हम प्रमोट्स कर सकते हैं अगेंस्ट हम एनिमल कैंपेन्स चला सकते हैं, हम दायरे को बढ़ा सकते हैं, अवेयरनेस के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि लोग अवेयर हो सकें, जान सकें, अगर कहीं भी उनकी आंखों के सामने कहीं किसी मवेशी के साथ, किसी जानवर के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करके कानून का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करें, बेदार करें। लोग उनको ये ना समझें कि ये बेज़ुबान हैं और हम जो चाहें उनके साथ कर गुजरें। ये नहीं हो सकता और ना ही इसको बर्दाश्त किया जाएगा इन तमाम कवानीन के होते हुए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम वेदांशी वर्मा फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। तो मेरा सवाल आप सभी से ये है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ एक और तो गाय को पूजा जाता है, जहाँ पर ऐसे श्लोक तक प्रचलित हैं कि जीवेशु करुणा चापी मैत्री तेषु विधीयतम। वहीं दूसरी ओर हमें अखबारों में खबरें देखने को मिलती हैं कि गाय की हत्या हुई और बहुत सारे एनिमल्स पर क्रूअल्टी हुई। तो इसमें सरकार का क्या दायित्व है और किस तरीके से पीनल प्रोविजंस को वाकई में एनफोर्स किया जाता है? तो ये मेरा आप सबसे सवाल। किस तरह से पीनल प्रोविजंस को देखा जाए तो एनफोर्स किया जाता है, आप दोनों के लिए सवाल है। और मैं सबसे पहले सौरभ जी से इसके ऊपर चाहूँगा कि सौरभ जी अपना जवाब दें और उसके बाद फिर आनंद जी से भी इसके ऊपर ओपिनियन चाहिए। पीनल प्रोविजन ज़रूर है इसमें हमारे देश में। इट्स जस्ट लाइक जैसे ह्यूमन बीइंग के ऊपर कोई अत्याचार हो, यू मे गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल एन FIR और कंप्लेंट। द सेम मेथड लाई इन एनिमल ऑल्सो। आप सेम प्रोसीजर अपना सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ हर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी ये कह रखा है कि कोई भी ऐसा हो जानवर के साथ कुछ भी अत्याचार हो, चाहे वो गाय हो या डॉग हो या हॉर्स हो, कुछ भी हो, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, तो वो आपकी सेवा के लिए ज़रूर आएंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 10 साल पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट से बाहर निकला था, पार्किंग में स्टे डॉग था और वो बिल्कुल ही अधमरा सिचुएशन में था। तो उसको फर्स्ट एड की उस टाइम बहुत ज़रूरत थी और मैंने पीटा को कॉल किया था। उस टाइम पीटा वहाँ पे एक NGO खुला था चंडीगढ़ में, सेक्टर 11 में इसका ऑफिस है। तो उन्होंने एक एम्बुलेंस भेजी विदिन 15 मिनट्स और उसको फर्स्ट एड मिला और फिर मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि वो डॉगी ठीक है। तो इस तरह से जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम क्या कर सकते हैं, हमें जागरूक करना है और अपनी जो ड्यूटी है कि आप NGO को कॉल कर लो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कॉल करो, ताकि आप एनिमल की लाइफ बचा सकें। एनिमल की लाइफ बचाने की बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन हमने कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा है जहाँ गौशाला के अंदर भी देखा जाए तो मवेशियों की हालत बहुत अच्छी नहीं होती। क्या उन पर भी किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है? उन पर भी कोई कानून आनंद जी नाफिज होता है? ऐसी जगहें जहाँ हमारे मवेशी हैं, गौशालाएँ हैं, लेकिन वहाँ उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी देखभाल ठीक नहीं है, उन पर किस तरह से आप कानून के दायरे में रहते हुए कुछ कार्रवाई हो सकती है या उनकी शिकायत दर्ज की जा सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर हम काउ स्लॉटर की बात करें, काउ स्लॉटर एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, जहाँ पे हमारी गायों को पूजा जाता है आज के समय में। और ये केवल आज नहीं, ये हमारा बरसों से चला आ रहा है। तो इससे रिलेटेड हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी बनाए गए हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। सरकारों को दायित्व लेते हुए उनको एक इम्पॉर्टेंस दिखानी चाहिए कि जहाँ पे हम गायों को पूजते हैं,
गौ माता मानते हैं, वहाँ पे अगर हमारी गायों के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है तो उसको किस तरीके से नज़रअंदाज ना करते हुए आज हम एक स्पेशल एक एक्ट भी लेकर आ सकते हैं। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है स्पेशली, तो उसको देखते हुए भी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी में भी लिखा गया है आर्टिकल 48 में, जहाँ पे काउ स्लॉटर को जिक्र करा गया है और हमारे स्पेशल एक्ट्स में भी दिया गया है, हमारे करंट न्याय संहिता में भी दिया गया है। तो बस ये ज़रूरी है कि समाज कितना जागरूक है और हमारी सरकारें कितनी जागरूक हैं कि हम वो एक स्पेशल लॉ लेकर आ सकें और आज हम उन पे प्रॉपरली एक कार्रवाई कर सकें। कुछ जगहों पर लेजिटिमेट पर्पस की बात की गई है। क्या एक हम जिस तरह से एक चमड़े की इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे देश का एक बड़ा नाम है सौरभ जी, क्या उस चमड़े की इंडस्ट्री को भी बरकरार रखना और इधर जानवरों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना, क्या हमने कानून के तहत इन दोनों बातों में बैलेंस रखा है? बिल्कुल जी, बैलेंस का ये बात थी क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पे गया था। एक्चुअली हमारे देश की पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा, तो हमें बैलेंस करना भी है क्योंकि हर को अपना लाइवलीहुड चलाना है, खाना भी चाहिए सबको और एनिमल्स का प्रोटेक्शन भी करना है। तो इन तीनों के बैलेंस को देखते हुए जस्टिस जोसेफ ने ये कहा था कि किलिंग ऑफ एनिमल इज़ परमिसिबल इफ़ यू नीड इट फॉर फूड। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, बट ये ज़रूर है, उनकी बात भी बिल्कुल ठीक थी कि आप मीट को बंद नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के बहुत लोग मीट खाते हैं, क्योंकि दैट इज़ कम अंडर आपके वो फूड के उसमें आता है। ऐसे जैसे आपने कहा चमड़े की बात करते हैं, तो ये ऑल्दो इट इज़ नॉट अलाउड, ये भी क्रुएल्टी में ही है, बट इस पे ये है कि वो बिज़नेस के तौर पे यूज़ होता है, तो इसके पीछे भी प्रोविज़न ज़रूर है कि आप इसको एज ए बिज़नेस ना करा जाए, जितना आप इस पर रोक लगा सके उतना अच्छा है, क्योंकि एनिमल को मार के इस तरह करना बिल्कुल गलत है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, मेरा नाम हयात अंजुम है और हम जब भी एनिमल्स की बात करते हैं, जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं तो बर्ड्स को हम अलग नहीं कर सकते एनिमल से और इन्वायरमेंट को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमें नहीं लगता ऐसा कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ अगर एनिमल ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए कुछ हार्म हो सकता है। और ख़ास तौर पर बर्ड्स की अगर हम बात करें तो वेटलैंड को लेकर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हैं जिसको वेटलैंड्स को बचाया जाए, बर्ड्स को बचाया जाए। बर्ड्स को बचाया जाए और अगर उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे लिए ख़तरा भी बन सकती है। ये एक सवाल उन्होंने रेज़ किया है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट के लिए। और आनंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शुरुआत हमारी अगर ब्रिटिश राज से करी जाए तो 1887 में हमारा वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट आया था। उसी को चेंज करके हमने न्यू एक्ट आया, बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर 1972 में फिर हमने चेंज करा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उससे पहले 1960 का एनिमल क्रुएल्टी जी, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वो आया जी 1960 जी 1960 का। और अगर हम बर्ड्स और इनफैक्ट बर्ड्स हो गया, स्ट्रे डॉग्स हो गए, अगर आज भी हम ये सोचते हैं कि हाँ अगर ये बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए तकलीफ़ है, कहीं ना कहीं होती भी है, इसको हम छुटला नहीं सकते हैं, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स आए हैं, उसको हम लेकर आए। अगर बर्ड से रिलेटेड कोई ऐसा अभी कोई नहीं आया है रूल्स, हालांकि ये बात एकदम वाजिब है कि आपको ये सब सोचना पड़ेगा, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा और ये बात उठानी भी ठीक है। हाँ, बर्ड्स आज के समय में हमारे लिए कई बार हो सकता है तकलीफ ज़्यादा दे सकते हैं। किसी के घर में आ जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, उन्हीं को प्रॉब्लम होती है, इंसानों को भी होती है और बर्ड्स को भी होती है। हम ही ने उनकी जगहों पर आज बिल्डिंग्स बना दी है, तो कहीं तो वो आएंगे। लेकिन ये तमाम मुद्दे ऐसे ये बात आपके से ठीक है, बट इस मुद्दे में एक बात और क्या हुआ कि WHO की भी रिपोर्ट है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल पे ध्यान दिया जाए। जैसे डेनमार्क और इजराइल जैसी कंट्रीज हैं, उन्हें भी इसी वे पे चली है। इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल जितना हो सके वो इसके लिए बेटर रहेगा। और हमारे यहाँ इस तरह की देखा जाए तो प्रोग्राम बर्थ कंट्रोल के लिए चल भी रहे हैं। और जब कोई देश तरक्की करता है तो जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं उनके सामने इस तरह के मुद्दे आते हैं, और उसी के लिए जमहूरियत है इस देश के अंदर, पार्लियामेंट्स हैं जहाँ पर हम पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेंबरान बैठकर इन तमाम मुद्दों के ऊपर कवानीन बनाते हैं। जो कवानीन बने हुए हैं उनके अंदर तरामीम की जाती हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ताकि इन तमाम नए मुद्दों को शामिल किया जाए और हल निकाल करके और फिर इस तरक्की के सफ़र को जारी रखा जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Greetings everyone, I am Khushi Rohatgi. So we were talking about कि क्या क्या हम लोग सज़ा दे सकते हैं एनिमल ऑफेंडर्स को और उनके कन्विक्ट्स को। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे
रीसेंट ट्रेंड्स देखे हम लोग यूएस लॉज में, तो वो लोग रिहैबिलिटेशन देते हैं उन लोगों को जिन्होंने ऑफेंस किया है अगेंस्ट एनिमल्स। तो क्या इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन है वे वी कैन प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टू द ऑफेंडर्स? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात की है इन्होंने कि हम किस तरह से अब नए दौर की तरफ देखा जाए तो हमने बीएनएस के अंदर एक सोशल बिल्कुल सर्विस देखा जाए तो जो हमने इंक्लूड की है, शायद हो सकता है वो भी इसके दायरे में आ जाए, लेकिन मैं चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट उसका अच्छे से जवाब दें। सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अब जो न्यू लॉज आया उस पर इसी के ऊपर हमारा बेस है और काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में देयर वेराइटीज़ डिफर, हर इंसान एक दूसरे डिफर होता ही है, सोच उनकी डिफरेंट है, सेंसिटिवनेस डिफरेंट रहती है, तो काउंसलिंग करना बहुत अच्छा है। ये हम इसको जो यूएसए का है फॉर्मूला उसको हम अपना सकते हैं प्लस, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसकी पुनिटिव है, जो इसके ऊपर सज़ा दे रखी है वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस चीज़ पे आगे सोच के चले कि 6 मंथ्स की सज़ा है, इतनी पेनल्टी है, तो उस पीछे ताकि वो ऐसे ऐसे अत्याचार एनिमल्स पे कोई भी बंदा ना करे। ये आनंद जी मुझे लगता है जो कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान बीएनएस के अंदर है, शायद ऐसे मामलात के अंदर बहुत ही इफेक्टिवली काम कर जाए। बिल्कुल सही बात है। कम्युनिटी सर्विस एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है और जहाँ की हमारा आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि रिफॉर्मेटिव प्रोसेस में है, रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम मानते हैं, उसका मेन प्रचलन ही यही है कि आप किसी चीज़ को रिफॉर्म कैसे कर सकें। हम आज के समय में अगर कोई इंसान, व्यक्ति अगर कोई ऐसी क्रूअल्टी करता है तो उसको रिफॉर्म कैसे करा जाए, उसको एजुकेट कैसे करा जाए, उसको ठीक कैसे करा जाए। तो कम्युनिटी सर्विस जो है वो उसी एक प्रोसेस को देखते हुए हमारे आज बीएनएस में लेकर आया गया है, जहाँ पे सज़ा के तौर पर एक कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है और शायद अभी तक तो नहीं दी गई, अभी तक हमने सुना नहीं, अगर दी भी गई देखा है जाए तो प्रावधान भी अभी आया है और जो हम जुलाई से हमने नाफिज किया है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के मामला जब सामने आएंगे तो उसके अंदर कम्युनिटी सर्विस के जरिए हम इन मामलों को भी हल करने की एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल अहम हो जाता है जो मैं जानना चाहूँगा, जो इस सवाल से ही निकला है कि वो ऑफेंडर जो कहीं अपनी गाड़ी से कुचल करके चले जाते हैं, जिसके अंदर हमारे जानवर उनके जद में आ जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ सख्त कवानीन है इस कानून के तहत अगर हम प्रावधान की बात करें? सौरभ जी उस पर रोशनी डालें। सर इसमें वही है 428 जो सेक्शन था आईपीसी का पुराना, जो 335 हो गया 429 जी, उसमें 2 ओकेजन्स बता रखे हैं कि अगर आप पहले बार कोई एक्ट करेगा ऐसा जी, तो उसमें 2 साल की सज़ा है, अगर वो एक्ट रिपीट हुआ प्लस फाइन ऑल्सो जी, देन इट मूव टू 5 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट प्लस आईपीसी भी इसमें जरूर जो आप भारतीय न्याय बन चुका है जी, वो उस पर जोर लागू होगा कि आप एक क्रिमिनल ऑफेंडर माने जाए अगर आप किसी एनिमल की जान लेते हैं जी, तो वो भी साथ साथ आपके ऊपर लगेगा। जी, बहुत खूब। ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरह के जो कवानीन हैं उनके अंदर सख्त का क्या इंतज़ाम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सानिध्य है और मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में सदियों से ऐसी प्रथाएं चलती आ रही हैं जिनमें जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, तो इस विषय में हमारे हिंदुस्तानी कोर्ट का क्या कहना है? जी सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ हमारे मुल्क की रिवायात भी हैं, रस्म व रिवाज भी हैं, समाज भी हैं और मज़हब की आज़ादी भी है और इस तरह के कवानीन भी हैं और प्रोटेक्शन भी है, बताएं। ये बहुत ही सेंसिटिव आपका सवाल है क्योंकि हमारे देश में हर प्रकार के लोग रहते हैं विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिलीजन, तो उनकी मान्यता भी देखनी है कोर्ट्स को और हमारी सरकार को भी कि उनकी कस्टम्स क्या है, उनकी कहाँ आस्था है और प्लस लॉ भी क्या है। तो इस चक्कर में बैलेंस बनाने के लिए तो कोर्ट का हमेशा से ये कहना है कि रिलीजन ऐसा लॉ कुछ ना हो जो रिलीजन पे इम्फेक्ट करे या इम्पैक्ट करे, तो उस हिसाब से जिस रिलीजन में जो कुछ दिया गया है वो उनकी आस्था है, तो वो चलना उस चीज़ को चलने पे कोर्ट कभी मनाही नहीं करती क्योंकि वो दिस इज अटैच टू रिलीजन। अगर आप लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे तो वो गलत है। जी चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Greetings everyone, I'm Adil Naseem and my question is, how do India's animal cruelty laws compare with international standards and what lessons can be learned from other countries' approaches? बहुत खूब। जी आनंद जी क्या कहना चाहेंगे? जब हम अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो हमारे कानून और उनके कवानीन में कितना आपको फ़र्क नज़र आता है और क्या कुछ किया जा सकता है? और ये बात ठीक है कि बाहर के कानून जो वेस्टर्न कंसेप्ट हैं वहाँ पे एनिमल क्रूअल्टी को बहुत बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करा गया है। हमारे कानून भी ऐसे हैं, शायद यहाँ पे भी हम कोशिश जारी है कि कानून तो आ गए हैं उनका पालन हो जाए, ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है आज के समय में। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखें तो वहाँ पे कानून इस तरीके से हैं कि जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हो गए उनको किस तरीके से गवर्नमेंट ही देखती है, गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है यहाँ पे और एजुकेशन ज़्यादा है
और हमारे देश में शायद एजुकेशन की आज भी उस दायरे में कमी है कि लोग मॉरली प्रिंसिपली राइट नहीं है। कई लोग उन एनिमल क्रूअल्टी को नहीं समझते हैं, तो वो कानून हमारे देश में भी आज है, नए कानून भी आए हैं, कानून रिलेटेड भी हैं, पर उन कानूनों को किस तरीके से गौर फरमाया जाए, उनके ऊपर एजुकेशन कैसे दी जाए, उनकी अवेयरनेस कैसे जनरेट करी जाए, शायद उसको हमें ज़्यादा हमें उस बारे में सोचना चाहिए बजाय कि हमें कंपैरिजन करने के। क्योंकि हर जगह की सूरत हाल अलग होती है, समाज अलग होते हैं, वहाँ की रिवायात अलग होती हैं, तहजीबें, संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं। तो हमें अपने देश के माहौल, हमारी संस्कृति और हमारी रिवायत के मुताबिक जो हमने कानून बनाए हैं उसके तहत चलना होगा, उसके तहत जानना और समझना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा, बेदार करना होगा, ताकि वो इन तमाम कवानीन को जान सकें और इनके ज़रिए जो जुल्म है जानवरों के ऊपर किया जाने वाला उसे रोका जा सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लॉयर, I would like to ask you, like, Animal Welfare Board of India versus A. Nagara 2014, the Supreme Court upheld that bullock cart racing violated the Prevention of Cruelty of Animal Act 1960. However, sir, in 2023, the very same court, the Indian Supreme Court, reverted this decision and stated that bullock cart racing is protected under Article 29 of the Indian Constitution, sir. Sir, what are your views on it, sir? And sir, lastly, India being a very diverse land and an emerging superpower in the international politics, India has not yet rectified the UN Convention on the Animal Health and Protection, sir. So what are your views on it, sir? जी, आपके क्या व्यूज़ हैं आनंद जी? और देखा जाए तो इस पर तो दोनों के ही व्यूज़ जानना चाहूँगा कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला और उसके बाद दूसरा फ़ैसला भी आता है, तो आखिर उन फैसलों के पीछे हकीकत और वो बैकग्राउंड क्या था जिसकी वजह से ये फ़ैसला दिया गया और बाद में उस फैसले को बदला भी गया। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की पोजीशन की, तो वहाँ हम कितना अहम हो जाते हैं? जी आनंद जी। 2014 का जो जजमेंट आया था वो जलीकट्टू से रिलेटेड था, जहाँ पे उसको बैन करा गया था, उस एक्ट को बैन करा गया था। 2023 का जजमेंट जो आया उसको उसमें फैक्ट्स थोड़े अलग थे। उसमें ये भी देखा गया कि हमारा रिलीजन कितना रिलीजन हमारा वहाँ पे कहाँ फोकस कर रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको देखते हुए देखा गया। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर माना जाए तो हाँ, इंटरनेशनली भी ऐसे कंसेप्ट्स हैं जहाँ पे आज भी उनके कल्चर में ये इस तरीके के कई खेल वहाँ पे होते हैं और वहाँ पे उनकी मान्यताएं हैं, तो वहाँ पर उनको भी देखा गया। अगर कन्वेंशंस हैं तो कई कन्वेंशंस हमने फॉलो करे हैं, कई नहीं करे हैं। दैट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, हाउ वी डील विद इट। सो सर, उस चीज़ पे आज उतना कमेंट करना शायद आज के लिए हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो अदालतों ने बेहतर समझा उसके मुताबिक उन्होंने फैसला दिया। जी सौरभ जी, क्या कहना चाहते हैं? जी वही बात है, इसमें फिर बात आ गई कल्चर और आपकी लॉ की, दोनों मिक्सअप आप नहीं कर सकते। दिस इज़ अ कल्चर। जो आप जलीकट्टू की बात की जाए तो पहले उन्होंने बैन किया स्टार्टिंग में, जो तमिलनाडु सरकार का ऑर्डर आया है उन्होंने लॉ पास किया कि इसको बैन कर दो। उसके बाद ये गए कोर्ट में, फिर उसके बाद उन्होंने फिर लॉ लाए कि इसको क्रुएल्टी के अंडर नहीं डालते, बिकॉज इट्स ए कल्चर प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इस मैटर में, दिस इज ए कल्चर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस को उससे रिलेशन नहीं करते, तभी कह रहे कस्टम और जो लॉ को आप मैच करोगे तो प्रॉब्लम होगा, उसको आपको अलग देख के चलना पड़ेगा। जी बहुत खूब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछना चाहते हैं, किसका सवाल है? Good afternoon, everyone. I'm Anugya. So, when it comes to establishing a crime, actus reus and mens rea are the two essential components. So, in animal cruelty, how is the intent, the mens rea, established? जी आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे? एक्टस रियस एंड मेंस रिया ऑफ कोर्स टू एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे क्राइम के। अब वहाँ अगर हम आज के समय में बीएनएस में जाएं, जहाँ पे मिसचीफ जहाँ पे हमारा प्रावधान है सेक्शन 325 मिसचीफ अगेंस्ट द एनिमल्स जी, तो वहाँ पे बिल्कुल एक्टस रियस क्या है। एक्टस रियस का मतलब है कि हम किसी को हमारा एक्शन क्या है, फिजिकल एक्शन क्या है, मेंस रिया हमारा इंटेंशन क्या है जी। हम उन दोनों चीज़ों को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। अगर आज हम चाहते हैं कि किसी एनिमल के अगेंस्ट किसी को मारना, मेमिंग करना, टू बीट द एनिमल, सो दैट कम्स कि यस आई वांटेड टू, वो मेरा एक इंटेंशन है करने का, जानबूझ के। पर हमें ये भी समझना होगा कई बार एनिमल्स हमारे खिलाफ किस तरीके से बिहेव करते हैं। समटाइम्स दे ऑल्सो इन्फ्लिक्ट क्रूअल्टी टू ह्यूमन, तो वहाँ पे हमारा क्या इंटेंशन है, क्या हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तब हम शायद एक्शन लेके एक प्रोसेस में कि हाँ टू सेफगार्ड आवरसेल्फ, समटाइम्स ऑल्सो वी कैन बीट द एनिमल। सो उस तरीके को हम लोगों को समझना चाहिए। केवल
ये ना सोचते हुए कि एनिमल को मारना एक गलत है, पर हाँ कि हमारा एक्शन किस रिएक्शन पे है वो भी आज चीज को समझना जरूरी है। जहाँ सेल्फ डिफेंस की हम बात करते हैं, अगर कोई जानवर आप पर अटैक कर रहा है तो उस वक्त में आप क्या करेंगे, ये बहुत अहम हो जाता है। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम हमदान सिद्दीकी है, मैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम संविधान में स्ट्रे एनिमल्स को कैसे देखते हैं, और एज अ सिटीज़न एनिमल्स की केयर करना सिर्फ मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन है या लीगल ऑब्लिगेशन भी है? बहुत खूब। जी सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे कि हम संविधान में किस तरह से उनके स्टेटस को देखते हैं, और दूसरा क्या हमारी ये कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है या सिर्फ हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी है? वैसे मॉरल ड्यूटी ज़्यादा है, क्योंकि एनिमल वैसे एक बेजुबान जानवर होता है, और वैसे भी एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी भी में सेंस होनी चाहिए कि जो वैसे ही बेजुबान है तो उसकी जितना सेवा केयर की जाए बहुत अच्छी है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि द ग्रेटनेस ऑफ कंट्री इज़ नोन बाय हाउ दे ट्रीट देयर एनिमल्स। बहुत खूब। तो वो वैसे हमारे जो पूर्वज है उन्होंने यही सिखाया है कि गाँव की, डॉगीज़ की, जो भी कैट की, हॉर्स की, सब की सेवा की जाए। बट इट्स ए मॉरल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा नहीं कह रखा, 48 सेक्शन में जोर आता है आर्टिकल में, पर मॉरल ड्यूटी सबकी जोर होनी चाहिए कि उनका देख रखाव किया जा सके। बहुत खूब। यानी आपकी बात का अगर सार निकालना चाहें तो अगर इंसान उच्च कोटि का प्राणी है, अशरफुल मखलूक़ात है, तो उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो दूसरी जो प्रजातियां हैं, दूसरी जो मखलूक है उसकी खिदमत भी करे और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अपनी जिम्मेदारी को वो पूरा करे। इसमें एक बात और है, क्योंकि आज के टाइम में इंसान का फ्रेंड तो रहा नहीं, तो एनिमल ही फ्रेंड बन सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिए उसका। बहुत गुड आफ्टरनून, आई एम रणवीर। एनी हेल्पलाइन नंबर टू प्रोटेक्शन एनिमल क्रूरल्टी? जी कोई हेल्पलाइन नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, तो आनंद जी से मैंने कहा ही था कि इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर इस तरह के हैं जो हमारे व्यूवर्स भी जान सकें कि ऐसे हालात में अगर कहीं देखते हैं किसी जानवर पर कोई जुल्म हो रहा है तो कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा हो जिसे वो डायल कर सकें? हमारे पेटा इंडिया का नंबर है, जहाँ पे एक एनी टाइम आप कॉल करके आप बता सकते हैं। जैसे कि सर ने भी बताया, दोज नंबर्स आर एक्चुअली अवेलेबल ऑन गूगल, एंड आई हैव रिटन डाउन द नंबर विद मी। इट्स अ 10-digit नंबर, पेटा इंडिया। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल, इसका भी एक लैंडलाइन नंबर जारी है जो कि अवेलेबल है, जो कि नंबर है 011-2396-5369। ये नंबर जो है अवेलेबल है ऑन गूगल, सरकार की साइट पर भी है, जहाँ पे आप कोई भी ऐसी कंप्लेंट है तो आप दर्ज करा सकते हैं। और यही हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस कई सारी वर्क कर रही हैं, इनकी मदद लेते हुए आप कभी भी इनके पास जा सकते हैं। क्या देखा जाए तो पुलिस में कॉल करके सीधे भी ऑनलाइन या 0 FIR का प्रावधान जो है वो किया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। अब 0 FIR का प्रावधान कुछ समय पहले हमारे केवल जजमेंट्स में हुआ करता था जी। आज के समय में आज हमारे नए कानूनों में भी है, तो वो FIR भी कराई जा सकती है। 112 नंबर को कॉल करके भी, इमरजेंसी डायल नंबर है, वहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी एनिमल क्रूअल्टी के अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं। बहुत खूब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम मोहम्मद अयान चौधरी एंड माय क्वेश्चन इज, अगर हम स्ट्रे एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में सोच रहे हैं तो क्या हमें जू एनिमल्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो पूरी ज़िंदगी या फिर कई साल पिंजरों के पीछे बिता देते हैं? एक बड़ा अहम सवाल निकल कर के आया है कि जो जू के अंदर पूरी ज़िंदगी उसको वहीं गुजारनी पड़ती है, तो उनके लिए क्या कहता है कानून? क्या उनके लिए भी कुछ प्रावधान है? जी सौरभ जी। जी बिल्कुल, प्रावधान ज़रूर है, उनके अलग उनकी कमेटी ज़रूर है। जैसे कि हमने बताया था, ब्रदर ने भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड है जिनके तहत उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि ये, और प्लस उनका बहुत देख रखाव ज़रूर किया जाता है, अदरवाइज़ आप उनको जू में नहीं रख सकते। उनका पर्पस एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी है कि लोग वहाँ जा से उनको देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, लेकिन देख रखाव उनका बड़ा ही चेक पॉइंट पे होता है कि जो उस कमेटी वेलफेयर बोर्ड ने जो गाइडलाइंस दे रखी है वो पूरी फुलफिल होती है। बहुत खूब। जी आनंद जी क्या कहना चाहेंगे? सर आई एग्री विद माय कोलीग। यानी पूरा उनका, अगर चिड़ियाघर में भी अगर वो हैं, जू में भी कहीं हैं, तो उनका पूरा सेहत का उनका ख्याल, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल उनका रखा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, वो हमारे प्रावधान में दे रखा है, हमारे एक्ट में दे रखा है। और अदरवाइज एनिमल्स कन्फाइंड इन केज, उसके लिए भी एक टर्म यूज़ करा गया है, कन्फाइंड इन केज, उसको आप क्रूअल्टी के दायरे में रख सकते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 11 में है। यानी घरों के अंदर जो आपने बात की, यानी घरों के अंदर जो पिंजरे के अंदर परिंदे या जानवर रखे जाते हैं, उसको भी कानून के अंदर बिल्कुल है, जिक्र किया गया है। जिक्र किया गया है, उसको आप क्रूअल्टी के दायरे में ही लेकर आएंगे।
तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको क्या सज़ा मिल सकती है? इवन जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी डॉग को या किसी भी एनिमल को 3 घंटे से ज़्यादा आप बांध कर रखेंगे, दैट इज़ अ क्रुएल्टी, इट्स एन ऑफेंस, उसके लिए आपको 3 महीने की आपके ऊपर पनिशमेंट है। बट लागू नहीं हो रही वो बात अलग है, पर प्रोविजंस तो बहुत सारे लेकिन हैं। प्रोविजंस बहुत सारे हैं और इन प्रोविजंस को जानना और समझना ये हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम फौजिया है, मैं जामिया हमदर्द से हूँ। मेरा सवाल था कि सर अभी के टाइम पे एनिमल्स सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, एक बड़ा अहम मुद्दा है। जिस तरीके से दुनिया ने तरक्की की, सोशल मीडिया ने अपने पैर पसारे, तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे मामलात हम लोगों के सामने आए हैं जहां अब जानवरों को भी सेक्सुअली अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। कानून क्या कहता है और इस तरह के क्या कुछ केसेस हमारी अदालतों में सौरभ जी आए हैं जिनके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ा ही ग्रेव ऑफेंस हो गया आज के टाइम में, ये भी चीज़ देखने को मिल रही है। उसके लिए सेम प्रोविज़न है जो आप ह्यूमन बीइंग के ऊपर लगा रहे हैं, जैसे लगते हैं जो आईपीसी के सारे सेक्शन है, जो बीएनएस है आज के टाइम पे, जो लार्ज कंटेस्ट पे देखा जाए जो भी सिवियर प्रोविज़न दे रखे हैं वो सारे उन पे लागू होते हैं। और ऐसे ऐसे मैटर अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है और उसी धाराओं में पेंडिंग है जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ में दी गई है। जी आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या वही धाराएं इसके ऊपर लगती हैं जिनको पहले हम जानते थे, वही इस मामलात के अंदर भी उसी तरह की दफ़ात जो हैं वो लगेंगी? बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर सोडोमी शायद इसको कहा जाता है, और इस कंसेप्ट को हम 377 में हम कवर अप कर सकते हैं कि अननेचुरल सेक्स अगेंस्ट एनिमल्स और विद एनिमल्स, ये जो करते हैं लोग, ये सही में एक ग्रेव एंड हीनियस ऑफेंस है। इसको कहीं से भी नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता और ऐसे कई मामलात सामने आए हैं आज हमारे सामने में, सोसाइटी में लोगों की जो भी लोग इस तरीके की ऑफेंसेस करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और इसमें 377 जो है अब नए कानून के उसमें मुझे अभी याद नहीं है जी, बीएनएस के दायरे में क्या है, में चेंज हुई है, लेकिन जो पुराने प्रावधान थे उसी के तहत देखा जाए तो कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर से कुछ लोग मिलकर किसी एनिमल के साथ कोई ज्यादती कर रहे होते हैं, तो क्या जो हमारी एक नई श्रेणी जो शामिल कर ली गई है, जिसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम की हम कैटेगरी के नाम से जानते हैं बीएनएस के अंदर, क्या ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर वो तमाम लोगों को उनको मुजरिम बनाया जाएगा जो मिल करके किसी जानवर के साथ जुल्म कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ऑर्गेनाइज क्राइम्स हमारे अगर ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो इन एक साथ इकट्ठे होकर इस तरीके से कोई भी जुल्म कर रहे हैं, तो उनको आप ऑर्गेनाइज क्राइम के दायरे में बिल्कुल लिया जा सकता है हमारे नए कानूनों में, नए कानून के तहत। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे और उसके बाद प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में। My name is Ishan Ali. So my last question is that, do you believe that environmental science should be a compulsory subject in order to study animal cruelty, in order to combat the unethical issues of the society? बहुत अहम सवाल हो जाता है कि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल साइंस जो है, क्या इसको कंपलसरी करना या कहीं किसी लेवल तक इसको लाजमी कर देना कितना अहम हो जाएगा इस फील्ड के अंदर? सौरभ जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने बात की। ज़रूर स्कूल्स कॉलेजेस में भी होना चाहिए, ये एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक हो, पता हो कि एनिमल्स के प्रति हमने कैसे बिहेव करना है और उनकी कितनी केयर एंड अटेंशन उनको ज़रूरत होती है। वो भी उनकी भी एक लाइफ है, वो भी इस जीवन शैली से होते हुए आगे जाएंगे, तो उस हिसाब से उनका पूरा ध्यान रखने के लिए सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को जोर देना चाहिए। जी हाँ, सब्जेक्ट पर जोर देना चाहिए। और जहाँ कानून ज़रूरी हैं, कवानीन से ज़्यादा बिल्कुल हम सब लोगों का बेदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसी के लिए आज के प्रोग्राम के ज़रिए भी हमने कोशिश की ताकि आप लोग ये जान सकें कि जो आप गली मोहल्लों में या घरों में जहाँ आप जो मवेशी देखते हैं या बेजुबान जानवर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके कुछ हुकूक नहीं है। इस ज़मीन पर वो भी उसी तरह हक़ रखते हैं जिस तरह आप और हम। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की, और तमाम स्टूडेंट्स का भी जिन्होंने अपने सवालों से आज के इस प्रोग्राम को, आज की इस पेशकश को खूबसूरत बनाया, और तमाम नाजरीन का जिन्होंने इस प्रोग्राम को मोहब्बत से और तवज्जो से नवाजा। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। फिर हाजिर होंगे किसी और मौजू पर गुफ्तगू करते हुए। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।